नमस्कार साथियों, ट्रिकी भैया टुडे जीके करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था प्रसिद्ध लोक नृत्य रासलीला भारत के किस समुदाय या जनजाति द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन मेइती, बी ऑप्शन कुकी, सी ऑप्शन डोंगरिया, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा कौंध चकमा। प्रसिद्ध रासलीला का संबंध मेइती जनजाति से है, मेइती जनजाति या समुदाय से है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में मणिपुर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और झड़पों के कारण मेइती समुदाय खबरों में रहा। आपको बता दें कि मेइती मणिपुर राज्य में एक प्रमुख जनजाति समूह है। यह मेइती भाषा बोलने या बोलते हैं। मेइती भाषा को आधिकारिक तौर पर मणिपुर भाषा कहते हैं या मणिपुरी भाषा कहते हैं। यह भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक और मणिपुर राज्य की एकमात्र आधिकारिक भाषा है। बताते चलें कि रासलीला, जिसे मणिपुरी नृत्य भी कहा जाता है, प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। यह नृत्य रूप हिंदू वैष्णववाद विषयों पर आधारित है और राधा कृष्ण के प्रेम प्रेरित नृत्य नाटक का उत्कृष्ट प्रदर्शन है। आज का पहला प्रश्न है, चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह निम्न वायुदाब क्षेत्रों के आसपास हवा का तेजी से बाहर की ओर होने वाला परिसंचरण है। दूसरा कथन, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। चक्रवात के संबंध में मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर विकल्प बी सही हो जाएगा। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात मोका के चलते ओडिशा और पश्चिम बंगाल में वर्षा की भविष्यवाणी की है। गौरतलब यह है कि चक्रवात निम्न वायुदाब क्षेत्रों के आसपास हवा का तेजी से अंदर की ओर होने वाला परिसंचरण है। यह हवा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में विपरीत, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में परिसंचरण करती है। अगला प्रश्न है, पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे 2010 में पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है, 14वां पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए विकल्प सही है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 14वें पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में भाग लिया है। आपको बता दें कि पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद की शुरुआत 2010 में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल ने की थी। यह COP जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में सफल वार्ताओं हेतु जमीन तैयार करने के लिए वार्षिक आधार पर चयनित राज्यों को एक साथ लाता है। 14वां पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुआ, जबकि पहला पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद जर्मन शहर बान के पास पीटर्सबर्ग नाम की पहाड़ी पर हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट के लक्ष्य हैं? पहला कथन है, देश भर में 100 स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का विकास करना। दूसरा कथन है, खाद्य व्यवसायों और समुदाय के सदस्यों के बीच सुरक्षित एवं स्वस्थ भोजन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना। तीसरा कथन है,
खाद्य जनित बीमारियों को कम करना और समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 2, बी विकल्प है केवल 2 और 3, जबकि सी विकल्प है 1 और 2, 1 और 3 और डी ऑप्शन है 1, 2, 3 हो जाएगा। डी विकल्प सही है, 1 और 2, 3 तीनों कथन सही हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की स्थिति की समीक्षा की। बता दें कि फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट को देश भर में 100 स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट को विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य खाद्य व्यवसायों और समुदायों के सदस्यों के बीच सुरक्षित और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा इसका लक्ष्य खाद्य जनित बीमारियों को कम करना और समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1 करोड़ रुपए प्रति फूड स्ट्रीट की सहायता प्रदान करेगा। मैपर एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। इस पहला कथन है, इसका उपयोग खेतों में जियो टैगिंग में किया जाएगा। दूसरा कथन है, इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, जबकि डी ऑप्शन हो जाए ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर सी विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय ने कृषि मैपर नामक एक भू स्थानिक वेब और मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म विकसित किया है। ये एप्लीकेशन कृषि क्षेत्र में गतिविधियों को सैटेलाइट के माध्यम से मॉनिटर करने के लिए विकसित किया गया है। ये भारत में नव प्रवर्तकों को विश्लेषण के लिए तैयार डेटा उत्पाद प्रदान करेगा। इसके अलावा ये क्रेडिट तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा। इसका उपयोग खेतों में जियो टैगिंग में किया जाएगा। यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला है, ए है, इसका उद्देश्य कार्यस्थल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। बी है, यह भारत में सभी कार्यस्थलों पर लागू होता है। तीसरा है, सी विकल्प है, यह मौखिक, गैर मौखिक और शारीरिक आचरण को शामिल करने के लिए मोटे तौर पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है। डी विकल्प हो जाए उपर्युक्त सभी। यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 का संबंध इन सभी से है। उपर्युक्त में सभी सही हैं। इस प्रकार डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आधे से अधिक राष्ट्रीय खेल संघों में यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 के तहत अनिवार्य यौन उत्पीड़न पैनल नहीं है। बता दें कि यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 भारत में सभी कार्यस्थलों पर लागू होता है। ये यौन उत्पीड़न को व्यापक रूप से परिभाषित करता है ताकि यौन प्रकृति के किसी भी अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण को शामिल किया जा सके। ये यौन उत्पीड़न की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर आंतरिक शिकायत समितियों की स्थापना का प्रावधान करता है। यह यौन उत्पीड़न की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए उनका निवारण करने के लिए 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों में आंतरिक शिकायत समितियों की स्थापना का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 विधान परिषद के निर्माण और उन्मूलन की बात करता है। दूसरा विकल्प है, वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद मौजूद है।
उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? एक ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल एक विकल्प सही है, यानी ए ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी की है। बता दें कि भारतीय संविधान केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक द्विसदनीय प्रणाली का प्रावधान करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य की विधानसभा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, विधानसभा और विधान परिषद के रूप में। विधान परिषद राज्य का ऊपरी सदन होता है, जबकि विधानसभा निचला सदन होता है। इसका निर्माण और उन्मूलन की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। वर्तमान में हमारे देश में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और सदन के 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त या रिटायर होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाली कलादान परियोजना किससे संबंधित है? ए ऑप्शन भारत और म्यांमार, बी ऑप्शन भारत और नेपाल, सी ऑप्शन है भारत और भूटान, जबकि डी ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश। कलादान परियोजना का संबंध भारत और म्यांमार से है। इस प्रकार विकल्प ए सही हो जाएगा। हाल ही में कलादान परियोजना के तहत म्यांमार में सितवे बंदरगाह को चालू करने के लिए कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से एक उद्घाटन सीमेंट को हरी झंडी दिखाई गई। कलादान परियोजना का पूरा नाम कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। ये समुद्र के रास्ते भारत और म्यांमार को जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये म्यांमार में सितवे बंदरगाह को भारत म्यांमार सीमा से जोड़ती है। सितवे दक्षिण पश्चिमी म्यांमार में रखाइन राज्य की राजधानी है। ये कलादान नदी के मुहाने पर स्थित जो उत्तर पूर्वी भारत के मिजोरम में बहती है। अगला प्रश्न है, यूएन वैशाख दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन वैशाख पूर्णिमा को, बी ऑप्शन वैशाख अमावस्या को, सी ऑप्शन चैत्र पूर्णिमा को, जबकि डी ऑप्शन मई महीने के पहले शुक्रवार को। यूएन वैशाख दिवस वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस प्रकार हम सही हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ संस्कृति मंत्रालय ने वैशाख पूर्णिमा के शुभ दिन को श्रद्धा और पवित्रता के साथ मनाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने संकल्प के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैशाख दिवस को मान्यता दी है। वैशाख की तारीख हर साल बदलती है क्योंकि यह वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो आमतौर पर मई या जून की शुरुआत में आती है। वैशाख के दिन 623 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाख के दिन ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। आज का आखिरी प्रश्न या अभ्यास प्रश्न है, रिवर सिटी अलायंस किस मंत्रालय या संस्था की पहल है? ए विकल्प है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की, बी विकल्प है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की, सी विकल्प है जल शक्ति मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की, जब और डी ऑप्शन हो जाएगा नीति आयोग की। इस प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे। थैंक यू।